This conference will now be recorded. बिजनेस के ऊपर लीगल एनवायरनमेंट क्या इफेक्ट करता है। लीगल से क्या मुराद है, मुल्क का कानून, इलाके का कानून क्या अफेक्ट करता है। लीगल सिस्टम कहता है किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी मुल्क का लीगल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये बात सच है, अगर लॉ चेंज हो जाए तो बिजनेस चेंज हो जाते हैं। मतलब जैसे पाकिस्तान में सबसे बड़ी एग्जांपल है शॉपिंग बैग। ये शॉपिंग बैग जिससे आप लोग जिसमें कुछ चीजें लेकर आते हैं, शॉपर वगैरह, ये पाकिस्तान में पहले हर दुकान में एक मिलते होते थे और ये इसकी एक प्रॉपर इंडस्ट्री हुआ करती थी। अब हुआ ये कि गवर्नमेंट ने कहा कि इससे आलूदगी होती है या वट एवर, गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया। और गवर्नमेंट के बैन के बाद ये सिलसिला खत्म हो गया। जो बिजनेस पाकिस्तान में सपोज दैट 100 मिलियन का हो रहा था, अब वो 10 मिलियन पे आ गया, सिर्फ एक कानून पास होने से। इतना गवर्नमेंट इफेक्ट करती है, यानी जो लीगल सिस्टम है इतना की इफेक्ट करता है। वो कहता है कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं, कहता है कंट्री का जो रेगुलेटर सिस्टम है या रेगुलेशन है वो क्या क्या अफेक्ट कर सकता है। सबसे पहले कहता है जो बिजनेस लॉ है वो ऐसा कोई कानून बनाए कि जिससे आपका लेन देन इलीगल हो गया, ट्रांजैक्शन इलीगल, तो काम खराब हो जाएगा, आपका लेन देन ही खत्म हो जाएगा। जैसे सपोज दैट, एक और एग्जांपल देता हूँ। आप चीजें इंपोर्ट करते हो, आपका सप्लायर बैठा हुआ है यूएई के अंदर, आप यूएई से चीजें मंगवाते हैं, गवर्नमेंट ने कहा कि यूएई से इंपोर्ट बंद कर दो, आपका तो बिजनेस बैठे बैठाया ठप हो गया। फिर वो कहता है कि इम्पोज कंडीशंस ऑन सर्टेन बिजनेस, के गवर्नमेंट या लॉ किसी सर्टेन बिजनेस के ऊपर उसको बंद कर दिया जाए या उसको बढ़ाया जाए। इफेक्ट का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ नेगेटिव, पॉजिटिव भी इफेक्ट हो सकते हैं, पॉजिटिव भी इफेक्ट को देखा जा सकता है। ठीक होगी बात। जैसा कि कोविड के दौरान पैनाडोल शॉर्ट हो गई थी, मास्क का इतना ज्यादा बिजनेस अप हो गया था, सिर्फ क्या था, गवर्नमेंट ने कहा था जी बाहर नहीं निकलना। फिर वो कहता है कि जो रेगुलेट द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पीपल, मेन क्या होता है कि लॉ फेयरनेस को इंश्योर करने के लिए बनता है कि ओवरऑल सोसाइटी का फायदा हो। ऐसा ना हो कि एक बंदे का तो प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे लोगों का नुकसान ना हो जाए। वो कहते हैं ये लॉ जो बनाए जाते हैं ना, ये ओवरऑल सोसाइटी के अंदर एक फेयरनेस को मेंटेन करने के लिए ज्यादा लोगों का फायदा सोचा जाता है। जैसे कि ये गवर्नमेंट की तरफ से एक कंडीशन होती है कि आप डिफेक्टिव चीजें रिप्लेस कर दिया करें, वाह, या कुछ हार्म चीजें होती हैं उनके लिए जो उसमें डील की जाती है, गवर्नमेंट लॉ बनाती है कि उसको किस तरह से डील करना चाहिए। कहते हैं प्रोटेक्ट पीपल डीलिंग विद द बिजनेस फ्रॉम हार्म कॉज्ड बाय डिफेक्टिव सर्विसेज, उसके लॉ बनाए जाते हैं। फिर लॉ बनाए जाते हैं कि एम्प्लॉइज को ट्रीट करने का तरीका अनडिस्क्रिमिनेटरी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कुछ एम्प्लॉइज को खास तवज्जो दी जाए, कुछ एम्प्लॉइज को खास तवज्जो ना दी जाए, किसी की प्रमोशन बगैर किसी वजह के की जाए और दूसरे की प्रमोशन रोक दी जाए। तो इसके लिए प्रॉपर कानून बने हुए हैं, बट लोगों को ज्यादातर पता नहीं होता या फिर लोग अवॉइड करते हैं। अदरवाइज हर बंदा जिसके साथ ज्यादती हो रही है उसको लॉ प्रोटेक्शन है। कहते हैं रेगुलेट डीलिंग विद द बिजनेस एंड सप्लायर, कहते हैं आप जिसके साथ डीलिंग करते हैं उसके लॉ हैं कि आप लोगों को, आपने टैक्स में भी पढ़ा है ये जो टैक्स लॉज हैं कि 15,000 से ज्यादा आपने बैंक के जरिए पेमेंट करनी है, उसका ये रिकॉर्ड रखना है, ये इनवाइस बनवानी है।
तो कहता है लॉ मेन किन किन चीजों के लिए होता है, ये उसने बता दिया। फर्दर टाइप्स ऑफ लॉ, एक होता है कंपनी लॉ जिसे आप कॉर्पोरेट लॉ कहते हैं। कहते हैं ये अगर कोई बंदा बिजनेस अपनी पब्लिक या प्राइवेट कंपनी बनाना चाहता है, उस लॉ के अंदर सारी बातें लिखी हुई हैं कि आपने किस तरह से इनकॉर्पोरेट करना है, मतलब कंपनी बनानी है, उसका मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होना चाहिए, बिजनेस के ऑपरेशंस मतलब, और जब अगर कंपनी ने वाइंड अप करना है तो उसके लिए भी कानून मौजूद है। आपने शेयर होल्डर के क्या राइट्स हैं, क्रेडिटर्स के, अदर स्टेक होल्डर के। अगर कोई बात नहीं मानेगा, नॉन कंप्लायंस, तो उसके लिए क्या पेनल्टीज हैं, कितनी सजा है, वो सारा कंपनी लॉ के अंदर लिखा हुआ है। कहता है कंपनी लॉ किसी भी कंपनी के इनकॉर्पोरेट, उसकी मैनेजमेंट, उसके ऑपरेशन, उसका वाइंडिंग अप, सारा डिटेल में डिस्कस करता है। डेटर क्रेडिटर के साथ डीलिंग कैसे करनी है। फिर पार्टनरशिप लॉ, कहता है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत पार्टनरशिप के अंदर लिखा हुआ है कि एक दूसरे पार्टनर्स की राइट्स और ड्यूटीज क्या है। ये आप लोगों ने लॉ के अंदर पार्टनरशिप लॉ पढ़ा भी है कि कौन ऑब्लिगेशन पे किया करेगा, एक पार्टनर दूसरे का एजेंट और प्रिंसिपल कैसे होता है, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कैसे करवाते हैं, उसका एजीएम किस तरह से होल्ड किया जाता है। ये सारी चीजें किस लॉ में लिखी जाती हैं, पार्टनरशिप लॉ में। ये इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉयमेंट लॉ, एम्प्लॉयमेंट लॉ का मतलब है जब आप कोई जॉब करते हैं, उस जॉब के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, लॉ आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड करता है। कहता है सबसे पहले कौन सा लॉ बना हुआ है, मिनिमम वेज रेट का लॉ है कि जब भी कोई बंदा उस मुल्क में जो मिनिमम वेज रेट होगा, एम्प्लॉयर उसको पे करेगा। फिर वर्किंग कंडीशन, मतलब कितने घंटे दिन में काम करना है, पर वीक में कितना काम करना है, एक महीने में कितने क्रेडिट आवर्स पूरे करने हैं। फिर जब वो बंदा लॉ रिलेटेड टू द मैक्सिमम रिटायरमेंट एज क्या है, मतलब कितने साल तक आप काम कर सकते हैं, फिर उसके बाद उसके बच्चों को कोई जॉब मिलेगी या नहीं रिटायरमेंट के बाद, ये भी लॉ के अंदर लिखा हुआ है। अक्सर आपने देखा होगा कि पुलिस वाला जब रिटायर होता है या शहीद हो जाए तो उसके बच्चे को जाती है, अगर वो कोई कैपेबल है, या कैपेबल तो नहीं, अगर पूरी है तो बच्चे को दे देती है, लॉ का लिखा हुआ है। फिर हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ, तो कहता है अगर किसी ने आपको गैर इखलाकी तरीके से निकाल दिया ना जॉब से, आप उस एम्प्लॉयर पे केस कर सकते हो। अगर आपको किसी भी गैर इखलाकी तरीके से निकाल दिया जाए तो आप उसको जॉब से निकलवा देते, सॉरी, कोई अगर आपको जॉब से निकलवा दे, आप उसके खिलाफ केस कर सकते हो। आप साबित करो कि उस बंदे ने, आप बिल्कुल कॉम्पिटेंट थे, मेरिट पे काम कर रहे थे, उस बंदे ने फिर भी आपको निकाल दिया, तो वो मजबूर होगा वो आपको वापस रखने के लिए। एक इंडियन मूवी है, उसके अंदर ऐसा होता है कि वो एक जो उसका एक लड़का होता है, उसको जॉब से निकाला जाता है उस भाई साहब के जो मालिक होता है कंपनी की, उसकी बीवी के कहने पे, तो वो भाई साहब उसके ऊपर केस कर देता है। वो केस के बाद उसको जॉब वापस दोबारा मिल जाती है। क्यों? क्योंकि वो अनफेयर डिसमिसल होता है। तो कहता है कि ये इंप्लॉइज को राइट देता है कि अगर उसकी कोई एम्प्लॉयर ने अनफेयर डिसमिसल की है तो वो क्लेम कर सकता है वाकया कि अगर वो गिल्टी हो गया एम्प्लॉयर, तो उसको वापस री एम्प्लॉय करेगा, वापस उसको जॉब पे रखेगा, और उसको जितने दिन वो जॉब से बाहर था उसको कंपनसेशन भी पे करेगा, उसके केस के ऊपर जितना पैसा खर्च हो गया वो भी उसको पे करेगा। उसके बाद होता है रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है, ये डिसमिसल, ये फेयर डिसमिसल होता है, ये अनफेयर डिसमिसल नहीं होता।
मतलब गौर यानी एक कंपनी को लगता है कि जो जहां पर 4 एम्प्लॉइज हैं वहां पर 5 हैं, उसकी जगह 2 लोग काम कर सकते हैं, और वो प्रूव कर देते हैं कि भाई ये हमारे लिए ओवरबर्डन है, हमने नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट किया है, उससे अब हमें इनकी जरूरत ही नहीं है, हम इनको जानबूझ के नहीं निकाल रहे, बल्कि इनकी जरूरत नहीं है, या कंपनी लॉसेस में जा रही है, और वो कंपनी अपना थोड़ा सा सेफ्टी के लिए वो कहते हैं कि भाई कुछ लोगों को निकाल देते हैं। लेकिन ये होना चाहिए, होना डिसमिसल मेरिट पे चाहिए, ऐसा नहीं कि जो आपके जान पहचान वाले हैं आप उसको रख ले, बाकियों को निकाल दें। नहीं, जो जिस कैपेसिटी में है उस कैपेसिटी को देखकर जो निकालना बनता है उनको ही निकालें, और जो रखने बनते हैं उनको रखें। तो ये अलाउ होता है रिडंडेंसी, ये फेयर डिसमिसल होता है। जैसा कि वो कहता है कुछ कंपनीज के अंदर डिसमिसल ऑफ एम्प्लॉइज ऑन द ग्राउंड ऑफ रिडंडेंसी इज नॉट अनफेयर, लेकिन प्रोवाइडेड दैट डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट शोन, कि आपने कोई फर्क नहीं रखा सिलेक्शन के अंदर। लेकिन however a country law may require employee to consider transferring of an employee to another job before deciding to redundancy is unavoidable। कहता है कि उनको ना किसी और जॉब में पहले कंसीडर करें, अगर फिर भी नहीं कर सकते तो फिर उसको रिडंडेंट करें, तब उसको छोड़ दें। कहता है कि अगर फेलियर टू ट्रांसफरिंग एम्प्लॉइज टू अदर वर्क वुड मीन दैट डिसमिसल फॉर रिडंडेंसी आर अनफेयर। कहता है कि अगर आप लोग उधर भी नहीं लेकर जाते, अगर वो कर सकता है काम, तो फिर शायद इसको अनफेयर समझा जाएगा। फिर वो कहता है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? काम में डिस्क्रिमिनेशन करना, मतलब किसी को अच्छा काम प्रोवाइड कर देना, किसी को खराब काम देना कि आप ये करो, जिसको जानबूझ के सख्त काम दे देना। फिर डिस्क्रिमिनेशन शोड बाय एम्प्लॉइज अगेंस्ट कोलीग, कि वो जो एक होता क्या है कि अगर 4 दोस्त बैठे हैं, वो जानबूझ के ये 3 मिलके इस चौथे बंदे के लिए काम खराब करना शुरू करते हैं। फिर कहता है डिस्क्रिमिनेशन होती है और द ग्राउंड ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी, जेंडर, रेस। जेंडर का मतलब क्या है? लड़की और लड़का। मोस्टली फर्म्स वाले लड़कियों को नहीं रखते, वो कहते हैं कि उनके लेट सेट का प्रॉब्लम आता है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन हो गई। किसी जगह पर लड़कियों को प्रेफर किया जाता है, लड़कों को नहीं प्रेफर किया जाता, फिर डिस्क्रिमिनेशन हो गई। कहते हैं इस डिस्क्रिमिनेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ बने हैं, कि वो कहते हैं कि जनाब अगर एक बंदा कैपेबल है और अगर कंपनी की पॉलिसीज पर पूरा उतर रहा है, तो फिर वो ये ना देखा जो लड़की है, लड़का है, बूढ़ा है, बुजुर्ग है, जवान है। ठीक होगी बात। इसके बाद है जेंडर इक्वालिटी। कहते हैं बहुत सारे मुल्कों के अंदर ना ये जो एंटी हैरेसमेंट लॉज है ना, टू एलिमिनेट द जेंडर बिजनेस बेसनेस, या दूसरे लफ्जों में औरतों को काम की जगह पर प्रोटेक्शन देना, ये बहुत सख्त लॉ होते हैं कि अगर ऑफिस के दौरान किसी भी शख्स ने किसी भी औरत को छेड़ने की कोशिश की, उसके ऊपर इतने सख्त लॉज हैं, अप्लाई हूं या ना हो वो एक अलग बात है, बट बहुत सख्त लॉ होते हैं। तो ये जो सारे लॉज हैं 6 के 6, ये सारे एम्प्लॉयमेंट लॉ हैं। पेपर में अगर आपके पास है ना एम्प्लॉयमेंट लॉ, तो ये 6 के 6 लिखने हैं। मिनिमम वेज रेट, वर्किंग कंडीशन, अनफेयर डिसमिसल, रिडंडेंसी, डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर इक्वालिटी। कहता है चाहे कोई मर्द है चाहे कोई औरत है, आप उन्हें सेम ट्रीट करें। ये नहीं कि औरत की तरफ देखी जा रहे हैं वो बेचारी काम पर फोकस ना कर पाए, ये भी एक हैरेसमेंट होती है। हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ कहता है किसी भी अगर इदारे में जाओ, ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, वहां पर हेल्थ के और सेफ्टी लॉ, मतलब ये ना कि आपकी जान को खतरा हो या आपकी सेहत को खतरा हो, उसके लॉ होने चाहिए। मिनिमम हेल्थ और सेफ्टी रिक्वायरमेंट प्रोवाइड होती है हर बिजनेस के लिए, कि आपने अपने एम्प्लॉयज को ये चीजें हेल्थ के रिलेटेड प्रोवाइड करनी है और ये चीजें सेफ्टी से रिलेटेड प्रोवाइड करनी है। और मोस्टली ऐसा होता है कि जिस जगह पर बहुत खतरा होता है जान को, उस जगह पर ये बड़े एक्टिव लॉज होते हैं कि अगर उसे कुछ हो जाए तो आपने उसको कंपनसेट कैसे करना है। कहता है उसमें होता क्या है कि लीगल consequences of failure of comply with regulation could be serious for the company,
कहता कि अगर आप हेल्थ और सेफ्टी लॉ को फॉलो नहीं करोगे ना तो कंपनी बैन हो जाती होती है। जैसे वो कहता है कि एक सेफ वर्क प्लेस होनी चाहिए एम्प्लॉयज के लिए, जहां पर वो टेंशन फ्री होकर काम कर सकें, जहां पर उन्हें कोई फिजिकल डेंजर ना हो या अनरीजनेबल कोई रिस्क ना हो। जैसे a place of work where employees are not subject to the discrimination or bullying, risk to health and should be reviewed regularly। कहता है जहां पर ये डिस्क्रिमिनेशन वगैरह होती है ना तो वहां रिव्यू करते रहा करो, क्योंकि वहां पर उन्हें सेफ्टी खतरा हो सकता है, आपस में लड़ना पड़े एम्प्लॉइज। फिर है डाटा प्रोडक्शन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ना इसको देखा नहीं जाता। होता क्या डाटा प्रोडक्शन, आप लोग जब अप्लाई करते हो पता है ना सीवी वगैरह, वो सीवी के ऊपर आपका नंबर भी होता है, आपकी पिक्चर भी होती है, प्लस आपका जो घर का एड्रेस होता है वो भी होता है। कहते हैं ये इंफॉर्मेशन आपकी कंपनी के पास चली जाती है जहां पर आप अप्लाई करते हो। कहते हैं ये कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो ये इंफॉर्मेशन किसी को भी लीक ना करे। ये कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो किसी को भी ये इंफॉर्मेशन लीक ना करे। अगर वो लीक करे और वो गिल्टी साबित हो जाए तो इसके भी बड़े लॉज हैं, जबरदस्त लॉज हैं। फिर वो उसके हिसाब से, डैमेज के हिसाब से उसको कंपनसेशन करनी पड़ती है कंपनी को। और वो देखें लिखा है सम कंट्रीज हैव फेयरली स्ट्रिक्ट डाटा प्रोटेक्शन लॉ। द पर्पस ऑफ प्रोटेक्शन लॉ इज प्रोटेक्ट इंडिविजुअल। मतलब मोस्टली ऐसा होता है कि अगर किसी लड़की का नंबर और उसकी तस्वीर आप किसी को भी दे दें जिसने अप्लाई किया आपकी कंपनी में, तो कल को तो उस लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो फिर लॉ आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगा अगर उस लड़की ने एक्शन ले लिया आपके खिलाफ। तो कहते हैं डाटा प्रोडक्शन इज डिजाइन टू प्रोटेक्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल अगेंस्ट अदर कलेक्टिंग, होल्डिंग, यूजिंग इंफॉर्मेशन अबाउट विदाउट परमिशन। कहता है कलेक्ट का मतलब क्या होता है, आपकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने वाला या जिसके पास पड़ी हुई इंफॉर्मेशन है। कहता है इट माइट बी कंसीडर्ड इलीगल। कहता है अगर कोई बंदा ये काम करेगा तो वो इलीगल समझा जाएगा। कौन सा, गैदर एंड होल्ड पर्सनल डाटा अबाउट इंडिविजुअल विदाउट जस्टिफाइबल रीजन। बगैर किसी रीजन के आप किसी की तस्वीर अपने पास रखते हो तो आपके ऊपर केस हो सकता है। बगैर किसी वजह के आप किसी की इंफॉर्मेशन रखते हो अपने पास तो आपके ऊपर केस हो सकता है। ये तो लोग करते नहीं है, वो एक अलग बात है, लॉ बड़े सख्त है, ओके की बात। फिर कहते हैं समवन होल्डिंग यूजिंग पर्सनल डाटा अबाउट इंडिविजुअल शुड आल्सो बी अंडर अ लीगल ऑब्लिगेशन। मतलब मेक श्योर दैट पर्सनल डाटा इज एक्यूरेट। कहता है ये भी होता है कि किसी बंदे को आपने इंफॉर्मेशन देनी है ना किसी वजह के लिए, जैसे अप्लाई किया है तो आपको सही इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। अगर आप गलत इंफॉर्मेशन देते हो तो ये भी एक जुर्म है। मतलब आपने सीए की फॉर्म के लिए अप्लाई किया और उन्होंने कहा जी हाँ जी आपने पीपीई किया हुआ है, आपने कहा जी हाँ जी किया हुआ है, और एक गलत सर्टिफिकेट दे देते हो तो ये जुर्म है। फिर वो कहता है इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ द डाटा। मतलब जो आपको इंफॉर्मेशन मिल गई है वो आप तो लीक नहीं करोगे, सिक्योर भी करना है कि कोई और बंदा को एक्सेस ना पहुंच जाए। तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है डाटा प्रोटेक्शन लॉ। साइबर लॉ ये तो आपको पता ही है, ये जो लोग आज सोशल नेटवर्क के ऊपर बदमाशियां कर लेते हैं उनको अब जैसी बार बार कॉल करना, किसी को व्हाट्सएप करना, फेसबुक के ऊपर तंग करना, इंस्टा के ऊपर छेड़खानी करना, उसके लिए प्रॉपर अब लॉ है। कहते किसी की सोशल मीडिया के जरिए उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, स्टोर करना, रिट्रीव करना या उसको फैला देना। डिसेमिनेटिंग का मतलब होता है फैला देना। और जैसे किसी की घर की फैमिली की तस्वीरें लोग ये जो पब्लिश कर देते हैं तो ये लॉ बाय लॉ जुर्म है। वो तो लोग को शायद अंदाजा ही नहीं है, या वो लोग वैसे अवॉइड करते हैं क्योंकि वो जो लॉ के रखवाले बैठे हैं वो भी तो ऐसे ही हैं। फिर कंपटीशन लॉ, वो कहता है जहां पर कंपटीशन होता है ना उस पर वो फेयर कंपटीशन होना चाहिए।
वाइड एंटी कंपेटिटिव प्रैक्टिस, मतलब कोई ऐसी कंपटीशन में आके कोई मुल्क का, अपने कंपनी का या लोगों का नुकसान ना हो जाए। वो जो कंपटीशन लॉ बनता है ना कि वो आपस में compete करते हैं दो राइवल, मोनोपोली, ये तो आपको पता ही है। एक या बहुत कम लोग मार्केट में बैठे हैं, सारी मोनोपोली उनकी है, तो वो उस अपनी मर्जी की प्राइस रख सकते हैं। तो वो कहता है इसको भी, मोनोपोलिस्ट को भी, उसके ऊपर भी कोई लॉ होना चाहिए जो कि वो ज्यादा प्राइसेस ना चार्ज करे, क्योंकि बाकी लोगों के पास चीज नहीं है और उसके पास ही है। तो फिर वही, तो बहुत सारे मुल्कों के अंदर ये मोनोपोली के ऊपर, या सपोज दैट ए और बी आपस में मिल के मोनोपोली बना लें। एंटी कोलिजन रेगुलेशन, इसका मतलब क्या होता है, जैसे ए और बी दोनों मिल के अंदर खाते में सीक्रेट एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हमने ये प्राइस चार्ज करनी है। ये भी मोनोपोली की एक टाइप ही है ये दोनों अलग अलग, लेकिन अंदर खाते में ये एग्रीमेंट कर लें कि हम ना कस्टमर को ये प्राइस चार्ज किया करेंगे, और ऊपर ऊपर से मुखालफत करते रहें। कहते हैं जब दो बिजनेस सीक्रेटली एग्री करते हैं ना समथिंग देयर म्यूचुअल बेनिफिट अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट, उसे कहते हैं कोलिजन। कहते हैं उस कोलिजन को रोकने के लिए एंटी कोलिजन बोली जाता है। कहते हैं बहुत सारे मुल्कों में इसको क्रिमिनल ऑफेंस समझा जाता है, यानी इसको इतना बड़ा जुर्म समझा जाता है। फिर प्राइस कंट्रोल, आपको पता है कि गवर्नमेंट जो बेसिक नीड की चीजों को लोगों तक सस्ता पहुंचाने के लिए कुछ प्राइस रेगुलेशन करती है और उनकी प्राइस फिक्स कर दे जाती है। फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन का क्या मतलब है, जो कस्टमर है चीजें खरीदता है, सर्विसेज लेता है, तो अगर उसका नुकसान हो जाए या गलत लोग उसको, तो उसको भी प्रोटेक्शन मिलती है, आपसे रिटर्न कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लॉ है प्रॉपर उसके ऊपर। सेल्स ऑफ गुड्स के लॉ है। सेल्स ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है कि चीज जब हम बेचते हैं तो बायर इज एंटाइटल्ड टू अज्यूम दैट द सेलर ऑफ गुड्स एक्चुअली ओन्स देम। कहता है सेल ऑफ गुड्स में कहता है कि जब कोई चीज बेचोगे तो बायर ये लाजमी समझेगा कि ये चीज इसकी अपनी जाती है। तो अगर कोई बायर किसी से चोरी की हुई चीज खरीदता है तो बायर के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि वो क्या समझेगा कि वो इसकी अपनी चीज थी, तो बायर के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं होगी। हाँ, अगर उसको पता था कि चीज चोरी की है और फिर भी वो खरीदे, फिर वो लायबल होगा। अदरवाइज सेल ऑफ गुड्स कहता है कि बायर जो भी चीज खरीदेगा वो ऐसे समझेगा कि गुड टाइटल है। फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स का मतलब होता है कि गुड्स के बारे में उसकी कीमत, उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी, वो कहता है सारी चीजें डिस्क्राइब होनी चाहिए। कहता है जब आपको चीज, अब आपने अगर ये खरीदने जाओ ना कोई चीज, तो एक रसीद मिलती है, उस हर एक के ऊपर उसकी कीमत लिखी होती है, उसका टैक्स लिखा होता है, उसका डिस्काउंट लिखा होता है, उसका टोटल लिखा होता है। ये नहीं वो अपनी मर्जी से करते हैं ना, ये लॉ है प्रॉपर कि आपने ये सारी चीजें कंज्यूमर को बतानी है बेचते वक्त कोई भी चीज, और क्वालिटी जो कीमत ले रहे हो उससे सेटिस्फैक्टरी क्वालिटी भी देनी है, वरना आप रिप्लेस करके दो या रिफंड करके दो। तो ये सारी सेल्स ऑफ गुड्स लेजिस्लेशन के अंदर बातें लिखी होती हैं। उसके बाद कॉपीराइट, ये तो आपको पता ही है, आप ओरिजिनल क्रिएशन करके उसके राइट्स को कि वो कोई कॉपी ना कर सके, पेटेंट्स या लाइसेंस, ये एक इंटेंजिबल एसेट जिसे आप कहते हो। तो अगर कोई आपके कॉपीराइट को कॉपी करता है, आपके फार्मूले को कोई कॉपी करता है, तो फिर उसके खिलाफ भी केस हो जाता है। कहता है कॉपीराइट सेफ गार्ड ओरिजिनल क्रिएशन, आर्किटेक्चर, म्यूजिक। वो कहते हैं इसकी कोई कॉपी प्रोड्यूस करेगा तो उसके खिलाफ केस हो जाता है। कहता है पेटेंट्स क्या होता है, रजिस्टर्ड राइट टू गिव द ओनर एक्सक्लूसिवली राइट टू फीचर एंड प्रोसेस इन्वेंशन। मतलब वो एक राइट दिया जाता है, जैसे कि एक बंदा कहता है जी आपने पेप्सी की बोतल बनानी है। अब पेप्सी की बोतल तो कोई भी बना सकता है केमिकल से, लेकिन वो
उन्होंने अपने राइट्स को रिजर्व कराया हुआ कि ये फार्मूला कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। कहता है फिर लाइसेंस क्या होता है? किसी चीज को यूज करने की परमिशन लेना। ये भी लॉ कहता है कि अगर आपने कोई काम ऐसा करना है जो आपको लगता है कि सोसाइटी के खिलाफ है, तो उसके लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेना जरूरी है। फिर वो कहते हैं लीगल एनवायरनमेंट, और ये ऐसा चीज है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। कहता है बिजनेस को करने के लिए आसानियां क्या क्या हैं लीगल एनवायरनमेंट में। वो कहते हैं कि लीगल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब क्या है? इसे EODB भी कहते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। कहता है क्या क्या आसानी है? कहता है लॉ प्रॉपर्टी राइट बना दिए गए हैं, और डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के ऊपर कम से कम अखराजात होने चाहिए, यानी लोग आसानी से अपना डिस्प्यूट रिजॉल्व करवा सकें। और लोगों की प्रोडिक्शन इकोनॉमिकली इंटरेक्शन बढ़ानी चाहिए, मतलब लोगों को इकोनॉमिकली अवेयरनेस देनी चाहिए जिससे लोग अपना डिसीजन ले सकें। कहता है जो पार्टनर्स आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उनको प्रोटेक्शन दे दिया जाए अगेंस्ट अब्यूज। अब्यूज का मतलब गाली देना होता ही है, लेकिन मेन क्या होता है कि एक दूसरे को पर्सनल नहीं लेना, घर तक नहीं पहुंचना, कोई उसको नुकसान नहीं पहुंचाना। फिर वो कहता है कि ये जो आपका बिजनेस है, तो इजी जो लॉ बनाए हैं बिजनेस को आसान बनाने के लिए, उसमें वो क्या है कि बिजनेस एनवायरनमेंट में ओवरऑल क्वालिटी, फाइनेंशियल सिस्टम, मार्केट साइज, रूल्स ऑफ लॉ, क्वालिटी ऑफ लेबर फोर्स, ये सारी चीजों के ऊपर लॉ ने स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। इवन के वर्ल्ड बैंक ने काम किया हुआ है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर। तो पेपर में हो सकता है कि ये लीगल एनवायरनमेंट एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, या वर्ल्ड बैंक ने तो वो कहता है कि वो वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट इशू करता है कि कौन सा मुल्क ऐसा है जो बिजनेस करने के लिए आसानियां पैदा करता है, और वो ये 10 चीजें देखता है। ये पेपर में आ सकता है। वर्ल्ड बैंक हर मुल्क के लिए एक रैंक जारी करता है कि सबसे पहले नंबर पर कौन सा मुल्क ऐसा है जो बिजनेस शुरू करने के लिए आसानियां पैदा करता है। वो कहता है वो क्या क्या चीज देखता है? कहता है वो देखता है बिजनेस स्टार्ट करने में कौन सा मुल्क आसानियां पैदा करता है, लोगों को, बिजनेस वालों को क्रेडिट पे चीजें कौन आसानी में दे देता है, यानी क्रेडिट कहाँ अवेलेबल होता है, किस मुल्क में अवेलेबल होता है, कंस्ट्रक्शन की परमिशन कितने मुल्कों में आसान है, इलेक्ट्रिसिटी कितने लोगों में जल्दी मिल जाती है, यानी फैक्ट्री को बिजली लेने के लिए काफी है वो एक परमिशन लेनी पड़ती है, रजिस्ट्रेशन का क्या तरीका है, मिनोरिटी के इन्वेस्टर, जो मिनोरिटी इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए क्या प्रोटेक्शन है, इंसॉल्वेंसी दिवालियापन को रिजॉल्व करने के क्या लॉ है, कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स या एक्सपोर्ट करने के लिए क्या क्या उन्होंने किया हुआ है, टैक्स सिस्टम कैसा है। कहता है ये 10 चीजें वर्ल्ड बैंक देखता है और फिर वो रैंक करता है कि किस मुल्क में बिजनेस आसान करना है। ये जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो सबसे पहले ये रिपोर्ट देखते हैं वर्ल्ड बैंक की, और फिर उस मुल्क में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। कहता है पाकिस्तान भी बड़ा किसी से कम नहीं है। द इम्प्रूव पाकिस्तान रैंकिंग इन द वर्ल्ड, ये नहीं मतलब कि इंप्रूव हुई है, टू इंप्रूव है, मतलब इंप्रूव करने के लिए। ease of doing business, many measures have been taken in 2017 to provide ease of business as follows: simple and softer regime of smaller company by waiving of certain requirement related to the final annual return, performing audit, relaxation certain statutory requirement। कहता है बहुत सारा चीज काम आसान किया है, लेकिन आपको पता है पाकिस्तान में ये जो टैक्स सिस्टम है ना बड़ा खराब है, जिसकी वजह से हम इन टॉप 10 रैंकिंग में नहीं आते होते। इंट्रोडक्शन करना नई टेक्नोलॉजी की कर रही है, कहते हैं कोशिश हम कर रहे हैं। और अबॉलिशमेंट ऑफ अननेसेसरी रिक्वायरमेंट, कहता है जो ऐसे गैर जरूरी है ना उनको खत्म कर दिया गया। अबॉलिशमेंट का मतलब होता है खत्म करना। वो कहते हैं गैर जरूरी रिक्वायरमेंट खत्म कर दी है और हमने ये चैप्टर खत्म कर दिया। ठीक है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। तो मेरे भाई ये अभी आप पढ़ना है थोड़ी देर में, ठीक है, नमाज पढ़ लो, नमाज पढ़ के बाद पढ़ लेना।
तो हमारे ना सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। 2 दिन के अंदर हमारी ये पिछले दोनों चैप्टर्स हो जाएंगे और फिर इंशाल्लाह हम पास पेपर की तरफ मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो अभी ये 2 दिन वेट कर लो, फिर मैं प्लान शेयर कर दूंगा आपके साथ। यानी प्लान शेयर होगा हमारा इंशाल्लाह 31 अगस्त तक का। वो आप लोगों ने तैयारी आप लोगों ने करनी है, मैं सिर्फ आपके लिए एक हेल्पिंग वर्क के तौर पर काम आऊंगा कि 31 अगस्त तक आप अपनी तैयारी पूरी कर लेंगे। ठीक है, तो बस 2 दिन मुझे दे दें, फिर मैं आपके साथ प्लान शेयर कर लूंगा। ठीक है मेरे भाई, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।